अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने हाजिर हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसका तीसरा पार्ट लेकर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सिंपल सी वीडियो को, जिसमें बहुत सारी एडिटिंग नहीं है, बहुत सारे कलर्स नहीं है, सिंपल सी वीडियो है। असल में है क्या कि मैं एक बुक पढ़ता हूँ जो कि इसका नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। ठीक है ना। इस किताब को नंबर 1 अवार्ड मिला था सऊदी अरब के अंदर हुजूर की सीरत के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो इससे आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं। इसके ज़रिए आप हुजूर की बायोग्राफी को समझें, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब के अंदर उस ज़माने में, जिस ज़माने में हुजूर से पहले का ज़माना जो था, उसमें वहाँ पे हुकूमतें किसके पास थी, सरदारियाँ किसके पास थी, वहाँ पे किन लोग, वहाँ पे बॉस थे कौन लोग वहाँ पे। ठीक है। तो इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे उनका उल्लेख करते वक्त मुनासिब मामूल होता है कि वहाँ की हुकूमतें, सरदारियाँ और धर्मों का एक छोटा सा खाका सामने लाया जाए। ठीक है। ताकि इस्लाम के ज़ाहिर होने के समय जो हालात थे वह आसानी से समझे जा सकें। सही बात है। जिस वक्त अरब पर इस्लामी सूरज की चमचमाती किरणें रोशन डाल डल रही थीं, वहाँ दो प्रकार के शासन थे। पहला, एक ताज पहने बादशाह जो वास्तव में पूरी तरह आबाद और खुश मुख्तार न थे, और दूसरे कबीलों के सरदार जिन्हें अधिकारों और मान जान की पुष्टि से वही हैसियत हासिल थी जो ताज वाले बादशाह को हासिल थी। लेकिन उन अधिकतर लोगों को एक मुख्य बात यह भी मिली हुई थी कि वह पूरे तौर पर स्वाधीन और ख़ुद मुख्तार थे। ताज वाले बादशाह ये थे यमन के बादशाह, आले गस्सान के बादशाह, सीरिया मतलब, और हियार मतलब इराक़ के बादशाह। बाकी अरब शासक ताजधीर न थे। 3 बादशाह थे बेसिकली। ठीक है। सीरिया, इराक़ और यमन आसपास में सऊदी के। ठीक है। इसके बाद आते हैं यमन की बादशाहत के बारे में हम पढ़ेंगे। यमन की बादशाहत कैसी थी और वहाँ पर कौन लोग राज कर रहे थे। ये बुक जो है ना बहुत डिटेल में है। इससे पहले हमने वहाँ के जनजातियों के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं वहाँ के शासन के बारे में, द पॉलिटिक्स। ठीक है। यमन की बादशाही तो अरबा में से हैं जो पुरानी कौम मामूल हो सकी, वह सबा की कौम है। और इराक़ से जो शिलालेख मिलते हैं उनमें 2500 वर्ष ईसा पूर्व इस कौम का वर्णन मिलता है। लेकिन इसी तरक्की का ज़माना 11 सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसके इतिहास की महत्वपूर्ण युग हैं 650 ईसा पूर्व से पहले का युग। इस युग में सबा के बादशाहों की उपाधि मुकर्रब सबा था। इनकी राजधानी सरवाह थी, जिसके खंडर आज भी मारिब के पश्चिम में एक दिन के राह पर पाए जाते हैं और खुरैबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी युग में मारिब के मशहूर बांध की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन के इतिहास में बड़ा महत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि इस युग में सबा राज्य को इतनी तरक्की हुई कि उन्होंने अरब के भीतर और अरब के बाहर जगह जगह अपनी नव आबादियाँ कायम कर ली थीं। 650 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक का युग जो था वो कैसा था यमन में। इस युग में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का शब्द छोड़कर मालिक बादशाह की उपाधि अपनाई और सरवाह के बजाय मारिब को अपनी राजधानी बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सना के अंदर 7 मील पूर्व में पाए जाते हैं। 115 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का युग। इस युग में सबा के राज्य का कबीला हिमयान को दबदबा प्राप्त रहा और उसने मारिब के बजाय रैदान को अपनी राजधानी बनाया। फिर रैदान का नाम जिफार पड़ गया, जिसके खंडर आज भी शहर यरयम के करीब एक गोल पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही युग है जिसमें सबा कौम का पतन शुरू हुआ। पहले नाबतियों ने उत्तरी हिजाज पर अपनी सत्ता जमाई, फिर सबा को अपनी नव आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रूमियों ने मिस्र व शाम, सीरिया और उत्तरी हिजाज पर कब्जा करके उनके व्यापार के समुद्री रास्ते को समाप्त कर दिया और इस तरह उनका व्यापार धीरे धीरे नष्ट हो गया। इधर कहतानी कबीले खुद भी आपस में लड़ झगड़ रहे थे।
इन हालात का नतीजा ये हुआ कि कहतानी कबीले अपना वतन छोड़कर इधर उधर बिखर गए। बेसिकली ये यमन के बारे में चल रहा है, ठीक है ना। यमन के अंदर 650 ईसा पूर्व से जो बादशाहत थी वहाँ पर कैसी रही, उसके बाद उसके 650 से लेकर 115 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक वहाँ पे कैसे रही, 115 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का युग कैसा रहा। असल में ये उनका डाउनफॉल था, खात्मा था उस टाइम पे, ठीक है। अब है 300 ईस्वी के बाद से इस्लाम शुरू तक का युग, जब तक इस्लाम नहीं आया उस तक यमन में क्या हालात थे, क्या बादशाहत थी। इस युग में यमन के भीतर लगातार अशांति और बिखराव पाया जाता है। क्रांतियां आईं, गृह युद्ध हुए, बाहर के देशों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी छीन गई। चुनाचे यही युग है जिसमें रूमियों ने अदन पर सैनिक कब्जा कर लिया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमयार और हमदान के आपसी खिंचाव का फ़ायदा उठाते हुए 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया तो 378 ईस्वी तक बाकी रहा। इसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, मगर मारिब के प्रसिद्ध बांध में रुकावटें पड़ने शुरू हो गईं। यहाँ तक कि 450 ईस्वी से लेकर 451 ईस्वी में बांध टूट गया और वह भारी बाढ़ आई, जिसका उल्लेखन सूरह सबा में सैले आरिम के नाम से किया गया है। ये प्रबल दुर्घटना थी। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गईं और बहुत से कबीले इधर उधर बिखर गए। फिर 523 ईस्वी में एक संगीन घटना सामने आई, यानी जो यमन के यहूदी बादशाह जुनवान ने नजरान के ईसाइयों पर एक भयानक हमला करके उन्हें ईसाई धर्म छोड़ने पर मजबूर करना चाहा, और जब वे इस पर तैयार ना हुए तो जुनवास ने खाइयाँ खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग के अलाव में झोंक दिया। यहूदी बादशाह ने ईसाई कुरान ने सूरे बुजूर की आयतों में इसे कपकपा देने वाली घटना की ओर इशारा किया। इस घटना का फल ये निकला कि ईसाई धर्म जो रूमी बादशाहों के नेतृत्व में अरब क्षेत्रों की विजयों और प्रचार प्रसार के लिए पहले ही से चुस्त और तेज था, बदला लेने पर तुल गया और हबशियों को यमन पर आक्रमण करने पर उभरते हुए उन्हें समुद्री बेड़ा जुटाया। हबशियों ने रूमियों की सह पाकर सन 525 ईस्वी में अरियात के बेसिकली कमांडर में 70,000 की सेना से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद शुरू में तो हब्स के बादशाह के गवर्नर की हैसियत से अरियात ने यमन पर शासन किया, लेकिन फिर उसकी सेना के एक सहायक कमांडर अब्राहा ने उसे कत्ल करके खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया और हबशा के बादशाह को भी अपने इस कब्जे पर राजी कर लिया। यही वह अब्राहा है जिसने बाद में काबा को ढाने की कोशिश की और एक बड़ी फौज के अलावा कुछ हाथियों को भी चढ़ाई करने के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से ये फौज हाथियों वाली फौज के नाम से मशहूर है। इधर हाथियों की एक घटना में हबशियों की जो तबाही हुई उसे लाभ उठाते हुए यमन वालों ने फारस की सरकार से मदद मांगी और हबशियों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाकर सैफ जी यजन हिमयारी के बेटे मदिकर्ब की सरदारी में हबशियों को देश से निकाल बाहर किया और एक आज़ाद कौम की हैसियत से मदिकर्ब का अपना बादशाह चुन लिया। यह 575 ईस्वी की घटना है। आज़ादी के बाद मदिकर्ब ने कुछ हबशियों को अपनी सेवा और शाही जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन यह शौक महंगा साबित हुआ। इन हबशियों ने एक दिन मदिकर्ब को धोखे से कत्ल करके यमन के वंश से शासन का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। इधर किसरा ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए सना पर एक फ़ारसी नस्ल का गवर्नर मुकर्रर करके यमन को फ़ारस का एक प्रांत बना लिया। बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हिंदी बहुत यूज़ करी गई है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे कि ये हम लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है
और बहुत सिंपल भी है। आप इसे पढ़ें मेरे साथ, और मैं इसको डेली जब पढ़ूंगा तो आप लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली एक तरह से ऑडियो बुक हो जाएगी, जिसमें मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आपके सामने और आप इसे सुन रहे हो। वीडियो बुक हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। इसके बाद यमन पर एक के बाद एक फ़ारसी गवर्नर की नियुक्ति होती रही, यहाँ तक कि आखिरी गवर्नर बजान ने सन 628 ईस्वी में इस्लाम अपना लिया और उनके साथ ही यमन फ़ारस सत्ता से मुक्त होकर इस्लाम की छत्र छाया में आ गया। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि अब है आगे हियार की बादशाही। अब यमन का जो हिस्ट्री थी वो पूरी हो चुकी है, अब है हियार की बादशाही, ठीक है ना। इराक और उसके आसपास के इलाकों पर कोरेश, काबिर, गोरश या साइरस जुल्करनैन सन 557 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व के ज़माने से ही फारस वालों का शासन चल रहा था। कोई ना था जो उनके मुकाबले में आने का साहस करता। यहाँ तक कि 326 ईसा पूर्व से सिकंदर मखदूमी ने दारा प्रथम को हराकर फारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका देश टुकड़े टुकड़े हो गया और बिखराव शुरू हो गया। यह बिखराव 230 ईसा तक जारी रहा और इसी बीच कहतानी कबीले ने अपने देश छोड़कर इराक के एक बहुत बड़े हरे भरे सीमावर्ती क्षेत्र में रहना सहना शुरू कर दिया। फिर वतन छोड़कर आने वालों अदनानियों का रेला आया और उन्होंने लड़ भिड़कर फरातिया द्वीप के एक भाग को अपने रहने की जगह बना लिया। इधर 226 ईस्वी में अर्धशीस ने जब सासानी शासन की बुनियाद रखी तो धीरे धीरे फारसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। अर्धशीस ने फारसियों को जोड़ने की कोशिश की और अपने देश की सीमा पर आबाद अरबों को अधीन कर लिया। इसके नतीजे में कजा ने शाम देश का रास्ता पकड़ा, जबकि हियार ने अंबार के अरब निवासियों के अधीन बनाना गवारा किया। ये जो लैंग्वेज होती है ना हिंदी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होती है अगर आप बहुत दिनों में पढ़ते हो तो। मैं थोड़ा सा इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ आजकल, उसको पढ़ता हूँ रेगुलर, मेरे पढ़ने में वो रहता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि शब्द होते हैं ना निवासियों, तो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। और जो अरबी होती है जब उसे हिंदी में लिखते हैं ना, तो उसमें मात्राएं और अलंकार वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी इंटेंस लगे होते हैं, तो ये भी चीज़ होती है। खैर, जो आगे पढ़ते हैं, जो अर्धशीस के समय में हियार, आदितुल, इराक और द्वीप के रबी और मुजरी कबीलों पर जजीमुतुल वज़ा का शासन था। ऐसा लगता था कि अर्धशीस ने मशहूर कर दिया है कि अरब निवासियों पर सीधे शासन करना और उन्हें सीमा पर लूट मार से रोक रखना संभव नहीं है, बल्कि उनकी केवल एक ही शक्ल है कि खुद किसी ऐसे अरब को उनका शासन बना दिया जाए जिसे अपने कुंबे कबीले का समर्थन प्राप्त हो। इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि ज़रूरत पड़ने पर रूमियों के खिलाफ उनसे मदद ली जा सकेगी और सीरिया के रूम पसंद अरब शासकों के मुकाबले में इराक के उन अरब शासकों को खड़ा किया जा सकेगा।